हेलो 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 लो लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित होने बताम सारे का जॉब स्टार ग्रेड यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के छेड़े पर फिर तो स्वागत करूँ। थोड़ा सुना दो क्या जानता रे, आ जाओ बे फटाफट सी। ये है जाडो आ गयो गुरु जी। हाँ भाई जाडो तो आ गयो, आओ तो के बेरो के को आगो बेरो को नो के को आयो सब कुछ आयो जीबे तो जाडो आयो थोड़ो दिनों में कुछ औरो भी आयो धुंधो भी आयो थोड़ो दिनों में प्रदूषणों न पूरो लठो लगा रखो धरतो पर हो। तो देखो भाई आप लोगों को पता है आपने रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जो आपके रेलवे के आगे जो एनटीपीसी एग्जाम होने हैं आपके, ठीक है। और इसके अलावा जो आरपीएफ का जो आपका एग्जाम होना है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, तो उसके लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है। यानी जो भी आपके इन एग्जाम के अंदर स्पेशल टीसीएस पीवाईक्यू रहेगी भाई ये सीरीज, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपके टीसीएस के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा, जो कि टीसीएस के प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है रेलवे की बार टीसीएस वाली एजेंसी पेपर लेगी, और आज हमारी 7वीं क्लास है भाई, ठीक है। इन पर्सनों की जो आपको पीडीएफ है, नॉर्मल पीडीएफ, वो आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कैपिटल जे कैपिटल टी छोटे अक्षर में आरजीटी। और अगर आपको इसी क्लास की अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए ताकि आप उसका प्रिंट निकलवा के अच्छे से पढ़ सको, ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप इस क्लास के जैसे बैच सेक्शन में जाओगे तो उधर जाके आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने लग रहे हो, और अगर आपको क्या इनके मॉक टेस्ट चाहिए आपको, ठीक है, टीसीएस बेस मॉक टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी टेस्ट सीरीज सेक्शन में। स्टार्ट करें भाई। देखो भाई पहले प्रश्न से, सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, वो प्रश्न करवाएंगे। सर आपके सीपीओ फिजिकल का क्या रहा? हो गया भाई 18 बेरन 19 तारीख का था, हो तो गया, और क्या बार करवाओगे तुम? गाजियाबाद था। करें भाई स्टार्ट। झज्जर से है क्या? अरे पढ़ाई पे ध्यान देखो। देखो क्या, खंबा थ्रोई किस राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? बताओ भाई। ये आपका रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है कि खंबा थ्रोई है, ये आपका किस राज्य से संबंधित एक आपका लोक नृत्य है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो पहले जो आरआरबी जो एग्जाम लेती थी ना, आरआरबी का भाई पैटर्न ही अलग था, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन बैंक था वो क्वेश्चन बैंक ही अलग था, लेकिन जो टीसीएस लेती है, टीसीएस के क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या है भाई, डांस तो पक्का आते हैं, स्टैटिक जीके के ऊपर इनका मेन फोकस रहता है। और अगर आपको स्टैटिक जीके बिल्कुल अच्छे से करनी है तो अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आपको छपी हुई दिखाई दे जाएगी, जीके फॉर ऑल एसएससी डी ट्रिपल एसबी और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से, जिसके अंदर भाई करीबन 87 क्लासेज, वहां पर जो स्टार्टिंग की 13 क्लासेज सारी स्टैटिक जीके ट्रिक के माध्यम से सारे जमान उंगलियों पर याद करवा रखे, जिन बच्चों ने रखी हो बता भी देंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई ये जो आपका जो डांस है भाई, ये आपका किस राज्य से रिलेटेड है, ये प्रश्न पूछेगा। खंबा थ्रोई, तो जो खंबा थ्रोई जो डांस है भाई, ये आपका मिजोरम राज्य से रिलेटेड, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाए। इसको याद कैसे रखो? देखो इसको याद ऐसे रखो, देखो खंबा आप लोगों को पता है, जो खंबा, उस खंबे को हम कंसीडर नहीं करने लग रहे। आप लोगों ने एक हेरा फेरी फिल्म देखी होगी, हेरा फेरी फिल्म में देखा है वो जो परेश रावल ओके का है नुका, ये ले शाम ये 200 रुपए ले और जा दुकान से खंबा लेके आ। खंबा किसको बोलते हैं? शराब को। खंबा किसको बोलते हैं? शराब को खंबा बोलते हैं। ये वो वाला खंबा मत समझ लेना, बिजली वाला खंबा, नो। ये कौन सा? ये ले शाम, और बाबूराव बोलता ना, ये ले शाम और जा दुकान से खंबा लेके आ। यानी खंबा किसको? शराब को बोला गया। और जब भी आप शराब पीते हो मजा तो आपको पूरा आता है। मीजो से क्या बढ़िया मजा, ठीक है, मीजो से मजा आपको पूरा मजा कब आता है? जब कि आप शराब का सेवन करते हो, ठीक है। यानी कि जब भी कि आप खंबा लोगे तो आपको क्या है? पूरा मजा आएगा, ठीक है। जे पीने वाला खंबा ले लो, जे साबत वाला, ठीक है भाई, मजा आपको पूरा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है इसका करेक्ट, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गया होगा। इसके अलावा एक सेकंड को, इसके अलावा इसी से रिलेटेड आपके और भी लोक नृत्य हैं मिजोरम से रिलेटेड ही। एक है आपका
कौन सा था, चोलम। चोलम जो डांस है ये भी आपका किस राज्य से बिलोंग करता है, ये भी आपका मिजोरम से बिलोंग करता है। सारे याद करो, टेंशन ना लो। चोलम नहीं था, शायद चेलम था। चोलम नहीं चेलम, चोलम नहीं चेलम था। ठीक है, चेलम क्या था, चेलम भी आपका कहां से, मिजोरम राज्य से बिलोंग करता है। इसके अलावा आपका जो चेराओ है, चेराओ भी कहां से बिलोंग करता है, आपका मिजोरम राज्य से बिलोंग करता है। चेलम हो गया, चेराओ हो गया, एक और था खुल्लम। ठीक है, एक आपका खुल्लम। ये जो 3-4 जो डांस है ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है, जो कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके मिजोरम राज्य से बिलोंग करते हैं। देखो दोबारा से याद करोगे, मिजोरम से खंबा थ्रोई, यानी खंबा है आप, अगर आप दारू वाला खंबा लोगे तो आपको क्या पूरा मजा आएगा। चेलम से हो गया आपका, यानी कि भाई अगर आप किसी को अपना चेला बनाते हो, भाई ये तो मेरा चेला है, यानी चेला मतलब ये मेरा भगत है, जो भी मैं इसको कहूंगा उस चीज को मानेगा, तो आपको उसके अंदर भी मजा आएगा। ठीक है, हाँ भाई आपका एक तरीके से नौकर हो गया, भाई हाँ भाई मेरा चेला है भाई, कि मैं को हाले सारा सौदा करेगा। ठीक है, दूसरा चेराओ। चेराओ का मतलब दूसरे को चराने के अंदर, दूसरे को चराने का मतलब समझते हो, दूसरे को चराने का मतलब दूसरे को बेवकूफ बनाना। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते भाई क्यों चराने लग रहा है भाई, क्यों, तू क्या समझा कि तू अपनी ये प्यारी प्यारी बात करके मेरी चरा दे होगी। चराने का मतलब बेवकूफ बनाना। ठीक है, और दूसरे को चराने के अंदर भी क्या है, लोगों को मजा आता है, और खुल्लम खुल्ला सब कुछ करने में भी क्या है, लोगों को मजा आता है। ठीक है, तो ये आपके 3-4 डांस है जो कि किससे, मिजोरम राज्य से बिलोंग करते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसी के अंदर आपका मणिपुर राज्य आ गया। ठीक है, मणिपुर के डांस और देख लो भाई, मणिपुर के कौन से भाई, मणिपुर के भी बहुत इजीली मैं आपको याद करवा दूं, टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की होती है, किसी को भी दे दो। ठीक है, कौन सा है, एक पहला तो आपका लाई हरोबा। लाई हरोबा ये आपका किससे बिलोंग करता है, ये भी आपका कहां का, मणिपुर का। दूसरा आपका जो मैंने अभी बोला ना, ये चेलम है। ठीक है, एक आपका पुंग चोलम होता है। ठीक है, एक क्या आपका पुंग चोलम, मैं चोलम ये यहां से निकल गया था चोलम। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा, एक लाई अरोबा हो गया, एक पुंग चोलम हो गया, एक और था आपका ये इनके साथ था, लाई अरोबा, पुंग चोलम, और हर वो एक और याद है किसी का, बताइयो एक बार किसी का याद है, एक और था, कट्ठे थे, हाँ जागोई, वेरी गुड भाई, एक था जागोई। तो भाई ये आपको मणिपुर से रिलेटेड याद रखने, कौन से, लाई अरोबा, पुंगचोलम और जागोई। इनको कैसे याद रखो, देखो इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। मणिपुर के अंदर क्या गया, मनी, मणिपुर के अंदर क्या गया, मनी, मनी का मतलब पैसा। ठीक है, पैसे को क्या हो, आप लोग क्या बोलते हो, हरी, हरो से क्या बन गया आपका, हरी, हरी हमें क्या है, पैसे लाओ। हरी का मतलब भगवान को आप क्या करने लग रहे हो, हरी हमें तो पैसे ला के दो बस है। ठीक है, पुंगचोलम। ठीक है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं, तो आपकी क्या है, पूंगी बच जाएगी भाई। पुंग चोलम से आपकी क्या पूरी पूंगी बच जाएगी। जागोई, और मनी की सुरक्षा के लिए भाई आपको क्या रात भर जागना भी पड़ता है, यानी जागोई, पुंग चोलम और लाई अरोबा तीनों के तीनों कहां से, आपके मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तीसरा जो आपका एक बच गया, वो आपका बच गया कौन सा, इसके अंदर है नहीं, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, एक और मेघालय से कौन सा, मेघालय से एक नोंग करेम, कौन सा आपका नोंग करेम फेस्टिवल है आपका मेघालय से। इसको कैसे याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। देखो मेघ का मतलब क्या हो गया, बादल, मेघ का मतलब क्या हो गया, बादल। और जो बादल होते हैं, बादल कैसे होते हैं, क्रीम क्रीम जैसे होते हैं। नोंग करेम से, करेम से बन गया क्रीम, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर नोंग करेम वाला। ठीक है, नोंग करेम से क्रीम, और क्रीम जैसे होते हैं बादल, ऐसे जैसे बादल देखे होंगे आपने, व्हाइट व्हाइट से क्रीम जैसे, तो नोंग करेम भी क्या आपका, नोंग करेम से क्रीम, यानी क्रीम जैसे क्या होते हैं आपके बादल होते हैं। मेघालय से आगे आपके बादल। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले, आगे चलो भाई। भारत की श्वेत क्रांति की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी, बताओ फटाफट से। श्वेत क्रांति, पहली चीज तो श्वेत क्रांति है किस चीज से संबंधित, यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज है किस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इन दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। बताओ फटाफट से। सर हरियाणा जीके क्लास 6 की पीडीएफ भेज दो टेलीग्राम पर। नहीं भाई, हरियाणा जीके की कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सारी बैच के अंदर है। मास्टर एनटीपीसी के हैंडेड नोट्स टेलीग्राम पर डाल दिया करो प्लीज़। नहीं जी मंजू बेरवाल जी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, वो जो बनाता है ना हैंडेड जो नोट्स बनाता है, पैसे लेता है जी। मैं कहाँ से दूँ, घर से कहाँ से लगाऊँ, आप ये बताओ। मैं कोई अंबानी का छोरा तो हूँ कौन जी, है कि मैं घरता लगा भाई भरूँ। जितनी चीज़ें हैं भाई मेरे बस क्यों, तो करने ही लगे रहा हूँ फ्री में, इतने तो समझो आप। देखो भाई, तो भारत की श्वेत क्रांति की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी, इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन ओरिजिनेटेड। देखो श्वेत का मतलब क्या था, श्वेत यानी कि व्हाइट, व्हाइट कलर का क्या होता है,
मम्मा दूध पीऊंगा। क्या होता है आपका जो दूध होता है, दूध क्या होता है आपका व्हाइट कलर का होता है। और जो दूध वाली श्वेत क्रांति बिलोंग ही किससे करती है, दूध के उत्पादन से करती है। यानी दूध के उत्पादन के अंदर जो रैपिडली इंक्रीमेंट आई, यानी कि जो तेज गति से दूध का उत्पादन बढ़ा, उसी को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई कहां से, आपकी गुजरात से हुई भाई। ठीक है, सारा दूध का काम कहां पर होता है, दूध का काम, दूध आप कब पीते हो, रात को सोने से पहले पीते हो, सुबह उठते पीते हो, लेकिन मेनली मैक्सिमम लोग कब पीते हैं, आपके रात को सोने से पहले क्या है, दूध जरूर पीते हैं। ठीक है, क्योंकि दूध के बिना तो भाई उनको नींद ही नहीं आती है, दूध तो जरूर पिएंगे। यानी गुजरात के अंदर क्या है, आपकी श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी रह जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है, इसी जो आपका श्वेत क्रांति, इसका एक अन्य निक नेम भी है जो कि एग्जाम के अंदर आया हुआ है। किस ऑपरेशन फ्लड के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, यानी कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है, तो आपके क्या श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। ठीक है, बाढ़। और आपको पता, अगर दूध वाली किसी भी चीज का अगर हम क्या ऑपरेशन कर दें यहां से कचक देसी, तो दूध की तो बाढ़ आ जाएगी भाई। ठीक है, सारा सौदा भर जाएगा, दूध है दूध, दूध है दूध। ठीक है, और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग पूछ ले भाई, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 यानी कि 1970 के अंदर क्या भाई आपकी श्वेत क्रांति की शुरुआत। इसको देखो 70 से हो गया आपका सताना, 70 से क्या हो गया आपका सताना। ठीक है, आप किसी को सताने लग रहे हो, आप किसी को परेशान करने लग रहे हो, कैसे ऐसे करना, दूध निकाल। आप जैसे भैंस का दूध निकालते हो, गाय का दूध निकालते हो, आप उसको सताने परेशान करने, बेचारी के बिना बात आप लोग उनको थनों को ऐसे दबा के उसका दूध निकालते हो। ठीक है, यानी कि आप क्या एक तरीके से उसको सताने लग रहे हो। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिख देता हूं अलग से। इसका श्वेत क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था, आपका दूध के उत्पादन में जो बढ़ोतरी है वो क्या था, इसका मेन उद्देश्य था। क्या था, दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी है वो इसका क्या था, मेन उद्देश्य था भाई, किसका, श्वेत क्रांति का। ठीक है, क्या था, दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके अलावा इसके फादर किसको बोला गया है, श्वेत क्रांति का फादर किसको बोला गया, डॉक्टर वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस को क्या है भाई, श्वेत क्रांति का क्या है वो बोला गया है, फादर बोला गया है। डॉक्टर वर्गीस पूरा नाम लिख लो, लिखना चाहो तो वैसे इतना ही आता है, कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब इन चीजों को देखो दोबारा से एक बार रिवाइंड करो, कैसे क्या चीजें मैंने पढ़ी है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से, क्योंकि सफेद रंग का क्या होता है, दूध होता है। किस राज्य से बिलोंग करता है, गुजरात, क्योंकि रात को ही क्या है आपको दूध की जरूरत अक्सर कब पड़ती है, रात को पड़ती, दिन के अंदर भरी दोपहर के अंदर दूध नहीं पीते, रात को ही पीते हो सोने से पहले। ठीक है, अन्य नाम किस नाम से, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। स्टार्ट कब हुई थी, 1970। आप भैंस का दूध निकालते आप उसको सताने लगे रहे 70 के अंदर। उद्देश्य क्या था, दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी थी। फादर कौन थे आपके श्वेत क्रांति के, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये इसके क्या थे, फादर थे भाई। ये चीजें इतनी याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, होगी याद। अब इसके अलावा इसी के अंदर और भी क्रांतियां मैंने आपको शायद पिछली क्लास के अंदर भी करवाई थी। एक आपकी नीली क्रांति बता दो, नीली क्रांति किससे बिलोंग करती है, उस दिन भी स्पेशल बताई थी। इसके अलावा आपकी ग्रे क्रांति किससे बिलोंग करती है, ग्रे क्रांति आती है एग्जाम के अंदर। आपकी ब्लैक क्रांति किससे बिलोंग करती है, बताओ भाई, ब्लैक क्रांति। ये क्रांतियां किस किस चीजों से बिलोंग करती है, हरित क्रांति का तो पता होगा, फसलों के उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी। तो जो नीली क्रांति, आपकी नीले नीले पानी के अंदर कौन रहती है, मछलियां रहती हैं। यानी कि नीली क्रांति किससे बिलोंग करती है, आपकी मछलियों के उत्पादन के अंदर। यानी मछलियों के उत्पादन के अंदर आपकी जो रैपिडली इंक्रीमेंट करी है वो नीली क्रांति से बिलोंग करती है। ठीक है, ग्रे क्रांति, ग्रे कलर के क्या होते हैं, ग्रे कलर के सभी को पता क्या होते हैं, जो खाद होते हैं, जो बीज होते हैं ना, खाद बीज, यानी खेतों के अंदर जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो क्या ग्रे कलर के होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर से बिलोंग करती है। ठीक है, मैंने शायद पिछली क्लास के अंदर भी करवाया था। ब्लैक क्रांति, ब्लैक काला सोना किसको बोला गया है, तेल को बोला गया, यानी ऑयल है जो पेट्रोलियम है उससे बिलोंग करती है आपकी ब्लैक क्रांति। ठीक है, एक और आपकी पूछी जाती है कौन सी, पिंक क्रांति। पिंक क्रांति, पिंक 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 तो तुम्हारा फेवरेट रंग है? तो पिंक क्रांति किससे बिलोंग करती है, आपके गुलाबी गुलाबी कलर के होते हैं, प्याज होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ओनियन है आपके जो प्याज, प्याज से कौन सी बिलोंग करती है, आपकी पिंक क्रांति करती है। तो ये क्रांतियां भी आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, फर्टिलाइजर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आगे चले, आगे देखो बेगला क्या आपका 1932 के पूना पैक्ट समझौते पर महात्मा गांधी और निम्नलिखित में से किस नेता के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। द पूना पैक्ट एग्रीमेंट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, बताओ फटाफट से। मैं एक बार थोड़ा गर्मी लागने लगी, थोड़ी सी सुविधा कर लूं, बताओ भाई फटाफट से। रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है,
गुरुजी हरियाणा एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की कह रहे हैं, कौन सा बनेगा भाई? पता नहीं भाई। गुरुजी आपकी क्लास में जार आ चुके हैं, मादा पटा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। भाई देखो, जो करेगा सेटिंग वही करेगा बैटिंग, ये आज तक का इतिहास रहा भाई। ठीक है, अगले अपने कैरियर को सीरियस नहीं लेने लग रहे तो आप ही काहे चिंता करते हैं भाई? अपना क्या घट रहा है? अब आप ये सोच के देखो, इस क्लास के अंदर अगर कोई नर जारी मारने आया हुआ है, अपना कुछ घट रहा है? नो। अब मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, आप लोग पढ़ने लग रहे हो, आप कमेंटों की तरफ ध्यान दो ही मत। अरे मेरे तो कमेंट ऑफ नहीं हो सकते, मेरे को तो दिखेंगे ये, आप लोग तो ऑफ कर सकते हो, आपके तो ऑफ होते हैं फ़ोन के अंदर तो। ठीक है, तो काहे भाई क्यों टेंशन पालनी? अपने पढ़ाई पे फोकस रखो। तो जारी मारेगा बाद में पछताएगा, बाद में जारी मारने की जो उम्र है वो भी टप जाएगी और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, फिर बैठा बैठा करेगा आ। ठीक है तो 1932 के पुना पैक्ट समझौते पर महात्मा गांधी और निम्नलिखित किस नेता के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो पुना पैक्ट जो 1932 के अंदर हुआ था, इसके अंदर महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है भाई, इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे भाई। ठीक है, एनटीपीसी आरपीएफ के नोट्स ऐप पर कितने हैं सर? भाई अभी तक जो आपकी क्लास जो ली है ना आपकी, मतलब मैंने आपने शायद ये 7वीं क्लास है। ठीक है, जैसी ही क्लास खत्म होती है भाई 1 घंटे के अंदर आपके नोट्स की पीडीएफ डल जाती है। ठीक है, सचिन आया सर, यूपी पुलिस क्या लिख रखा है? 4 काला चश्मा काहे लगाओ सर जी? काला चश्मा वैसे ही भाई ये ऊपर से वो लगता है, वैसे मैं अंधा हूँ इसीलिए लगाता हूँ भाई। देखो क्या, तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो क्या है भाई, उनके बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या भाई, मेनली ये जो पूना पैक्ट है इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। ये हुए कहाँ पे थे? ये आपके यरवदा जेल के अंदर। ये क्या मामला है आपको समझाता हूँ। ये यरवदा जो जेल थी, यरवदा जो जेल थी, इसके अंदर ये कैसे आपका सारे के सारे जो हस्ताक्षर हुए थे जो पूना पैक्ट से रिलेटेड, ये क्या कुछ है? ये यरवदा जेल है कहां पर? पूना के अंदर, तो इसीलिए तो इसका पूना पैक्ट नाम टेक है। ये क्या कुछ मामला था भाई? जो दलित जो थे उस टाइम समाज के अंदर, दलितों को भाई अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया। दलितों को क्या है? रिजर्वेशन दे दिया गया। और इस रिजर्वेशन की वजह से क्या भाई, लाइट चली गई है। 1 मिनट के लिए भाई चरड़ चरड़ की आवाज़ आएगी, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। मेरे को 5-5 मिनट में याद दिलाते रहना भाई, कि क्योंकि लाइट जाती क्या कैमरा बंद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है भाई। ठीक है भाई, 5-5 मिनट में याद दिलाते रहना। तो क्या था भाई, तो महात्मा गांधी जी इसके विरोध में बैठ गए, तो बोले एकदम इन सभी को रिजर्वेशन मत दो। और महात्मा गांधी जी जेल के अंदर चले गए और वहां पर क्या सत्याग्रह वगैरह वगैरह एंड करने लगे भाई। तो वहां पर क्या है, वहां पर फिर आपके ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो पहुंचे और उन्होंने मामले को सुलटाया। ठीक है, तो बोले चलो भाई एकदम नहीं देंगे, लेकिन रिजर्वेशन आपका बरकरार है। मतलब कुछ था सीटों के अंदर, कुछ आरक्षण था, क्या था मेरे एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, कुछ था ऐसा। ठीक है, और तब जाके जो यरवदा जेल है जो कि पूना के अंदर है, उधर क्या है भाई, उधर इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, एक संधि हुई थी जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी और किसके बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुई थी वे। ठीक है, इसके अलावा ये पूना पैक्ट आ गया साल 1932 की बात होगी आपकी। ठीक है, कब हुआ था ये आपका? 1932 के अंदर। तो 1932 के पास आपकी 2 चीजें और भी हुई थी आपकी। एक तो 1930, 1931 और 1932 के अंदर क्या हुआ था आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आप सभी को पता क्या हुआ था, आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये आपका जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट, ये आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन था और ये थर्ड गोलमेज सम्मेलन था। ये जो गोलमेज सम्मेलन थे ये महत्वपूर्ण है भाई। क्यों महत्वपूर्ण, आपको मैं चीजें बताता हूं। क्योंकि ये जो सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन और से बेशक याद मत रखना, इनकी डेट जरूर याद रखनी है। याद कैसे रखोगे? पहले नंबर वाले के अंदर 1 से कम संख्या, दूसरे सेकंड है 2 से कम 1, 3 से कम 1। ठीक है, 1930, 31, 32। ठीक है, ये सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे। ठीक है, इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन होता क्या था, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर ऐसे एक गोल मेज होता था, 4 जने इस तरफ इंग्लैंड के बैठते थे और 4 जने इस तरफ, क्या कोई भारतीयों में से कोई भी चला जाए वो बैठता था। जो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 के अंदर, वो एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसके अंदर क्या महात्मा गांधी गए थे। एग्जाम के अंदर यही प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अब इसके अंदर और नई चीज क्या आती है, नई चीज ये पूछता है कि भाई
ऐसे कौन से नेता थे जो कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर शुमार हुए थे? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं आपके, ठीक है, BR अंबेडकर जी हैं, तो ये क्या थे, आपके तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या है आपके शुमार हुए थे, 1930 वाले में भी, 31 वाले में भी और 32 वाले के अंदर भी। ठीक है भाई, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी मेरे को ये बताओ। सर SSC GD क्लास कब से कराओ भाई? वेरी सुन भाई रौनक, बहुत जल्द करवाएंगे, टेंशन काहे लेते हो। हाँ भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी गुड भाई। सर CET NTPC RPF CET के PDF नोट्स का व्हाट्स आर जॉब टारगेट है पर भाई विशु राजपूत, अगर आप CET का बैच लेते हो तो CET के बैच के अंदर ही मैंने NTPC वाले नोट्स भी डाल रखे हैं भाई। CET का बैच अगर कोई ले रहा है तो उसको अलग से NTPC के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, उस बैच के अंदर ही डाल रखे हैं। ठीक है, इतनी तो फैसिलिटी दूं यार मैं। ठीक है, ये चीजें याद होगी। आगे चले, आगे देखो क्या है, किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी? अच्छे लेवल का प्रश्न है। अब मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता लगा संथाल विद्रोह क्या है। 1857 का विद्रोह का तो पता, बारे में सबको पता, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में तो सभी को पता है, लेकिन संथाल विद्रोह के बारे में बहुत कम को पता लगेगा भाई। मैंने कही थी याद दुआ दियो, एक ना भी याद कौन दुआया, ये कैमरा बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट गई। तो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद किसने की थी? भैरवनाथ, राजा सूरजमल, महाराजा मेहताब चंद या मुर्मू बाई, किसके द्वारा करी गई थी? बताओ फटाफट से। हाँ होगी जी, 5 मिनट लगा, चला दिया। देखो भाई, तो आपको पहले बताता हूं संथाल विद्रोह ये क्या था। ये भाई मेनली 1855 के अंदर हुआ था, जो 1857 की क्रांति से दो एक साल पहले। ठीक है, ये आपके कहां पर, महाराज वाली जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये महाराज नाम की पहाड़ियां हैं, इनके अंदर मेनली आपका विद्रोह हुआ था। ठीक है, महाराज थी, ये राजमहल थी, महाराज नहीं सॉरी, राजमहल जो पहाड़ियां थी भाई, राजमहल पहाड़ियों के अंदर मेनली ये विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? राजमहल पहाड़ियों के अंदर भाई 1855 के अंदर संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये मेनली जैसे 1857 की क्रांति उसी टाइप से। संथाल है कहां पर, आपको दिखाता हूं भारत के मैप के अंदर, एक सेकंड रुको। ये देखो, ये जो इस तरफ का जो एरिया है ना, यहां पर है भाई ये संथाल, ये इधर पड़ता है ये। ठीक है, इतना यह चालो जरूर, आगे चीज समझ में। तो यहां पर पड़ता आपका संथाल, तो यहीं पर क्या है, यहीं पर आपका संथाल विद्रोह हुआ था भाई। ठीक है, आपका 1855 के अंदर पश्चिम बंगाल की साइड भाई, उधर एक समझो किनारे का एरिया है, उधर ही क्या मेनली संथाल विद्रोह हुआ था। और 1857 का जो विद्रोह था, इसके अंदर किसने? महाराजा मेहताब चंद है भाई, इनके द्वारा क्या है आपके अंग्रेज सरकार के ऊपर मेहरबानी की गई, अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। आगे भाई लाइट आगे, अब कोई भड़क की जरूरत नहीं है। आगे चीज समझ में, तो यानी कि संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों की हेल्प करी थी? तो महाराजा मेहताब सिंह। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, मेहताब से हो गया मेहरबान, मेहताब से मेहरबान। ठीक है, मेहताब से क्या हो गया? मेहरबान। और अंग्रेजों के ऊपर मेहरबान कौन था 1857 के? आप ही तो सारे जने अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। ये एकमात्र ऐसा था महाराजा मेहताब सिंह जिसने क्या है स्पेशल अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, अंग्रेजों के ऊपर मेहरबान था, ये अपने साथ गद्दारी करी और अंग्रेजों का इसने साथ दिया, महाराजा मेहताब सिंह। चीजें दिमाग में घुसी। आगे चलें, आगे चलो भाई। 1972 के शिमला समझौते पर इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता मिलेगा। द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड डैश। किस किस के बीच में भाई शिमले समझौते के ऊपर आपके साइन हुए थे 1972 के अंदर? ये क्या मामला था आपको समझाता हूं। सर हरियाणा सीटी का फॉर्म कब निकलेंगे? भाई 3-4 दिन के अंदर निकलने वाला है, बस ये समझो 6-7 नवंबर के आसपास। देखो भाई अब क्या है, तो ये शिमला समझौते का क्या कुछ मामला था आपको बताता हूं। ये क्या था आप लोगों को पता, जैसे ये अपना मान लो भारत है, ठीक है भाई, और आप लोगों को पता है कि वर्तमान में यहां पर एक बांग्लादेश नाम का देश है और यहां पर एक पाकिस्तान नाम का भी देश है और यहां पर अपना इंडिया है।
ठीक है। अब क्या था मामला कि 1972 से पहले ये जो बांग्लादेश है ना वर्तमान में, इसका नाम भी पाकिस्तान ही था। ठीक है, ये क्या थे कि ये जो था और ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। इस टाइप से दो पाकिस्तानों के अंदर बटा हुआ था। तो 1972 के 71 के दौरान क्या, यानी कि 72 जिस टाइम आजाद होता है उससे एक साल पहले की बात है कि यहां पर आपके खूब आंदोलन हुए पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आंदोलन किए गए कि भाई इसको अलग किया जाए, जिसको स्पेशल बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि कब चले आपका 1971 के अंदर, यानी कि जो जब बांग्लादेश बना था उससे एक साल पहले आंदोलन चला था भाई। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम खूब आंदोलन चला कि भाई बांग्लादेश को अलग से स्वतंत्र देश बना दिया जाए, बांग्लादेश के नाम से इसको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। तो वो जब आंदोलन चला था तो उस टाइम जो अपना जो भारत देश था, भारत देश ने बांग्लादेश की हेल्प करी। हम ऐसे बोले कि भाई हाँ, हम तो बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में देखना चाहते हैं, हम तो इसको पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या था, तो अपनी फिर संधि हुई थी, मतलब लड़ाई तक का हालात हो गए थे, युद्ध याद भी होया था थोड़ा मोटा। ठीक है, तो जो आपके उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो हैं भाई, ये उस टाइम क्या थे, आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उस टाइम क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और इनके साथ क्या उस टाइम अपनी जो प्रधानमंत्री जी थी, ठीक है, उनके भाई हस्ताक्षर हुए थे इंदिरा गांधी जी के भाई एग्रीमेंट के ऊपर, जिसको शिमला के अंदर, जो शिमला ना अपना जो जगह है ना, उस शिमला के अंदर बैठ के भाई इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए इसको शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है 1972 के अंदर। चीजें समझ में आई कैसे थी। ये शिमला एग्रीमेंट इसीलिए होता कि हाँ भाई पाकिस्तान भी इस चीज के ऊपर उसने साइन करे कि हाँ भाई हम इसको एक अलग देश के रूप में आजाद करने लग रहे हैं, बांग्लादेश अपना अलग देश के रूप में काम करे, हम अपने अलग देश के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर सहमति होगी थी भाई अब कोई युद्ध नहीं होगा, तो इसी को शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि किस किस के बीच में था, अपनी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के उस टाइम जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था। चीजें दिमाग में घुसी होंगी। ठीक है, आगे चली, आगे देखो गला क्या आपका वारली लोक चित्रकला किस राज्य की एक कला, ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया था शायद। वारली लोक चित्रकला ये किस राज्य की एक कला है, बताओ भाई फटाफट से। करवाया हुआ प्रश्न, नया नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, ये लाइट चली गई थी नहीं, ये सारा सौदा एलजे लाइट जाती। बताओ भाई, रिप्लाई कर दो सर, जो क्लास रह गई वो ऐप में मिल के जाएगी सर सीटी। हाँ, ऐप में तो सारी डाल ही रखी है भाई। देखो भाई, तो वारली जो देखो मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ली नई दिल्ली, वर्ली मुंबई, नई दिल्ली, वर्ली मुंबई, ये आप लोगों ने नाम सुना वर्ली, मैक्सिमम मूवीज के अंदर भी नाम लेते हैं वर्ली, नई दिल्ली, वर्ली मुंबई। ठीक है, वर्ली है कहां से, वर्ली आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ठीक है, वर्ली जो चित्रकला है वो कहां से, महाराष्ट्र। इसको ऐसे वर्ली से बन गया वर्बली, वर्ली से क्या बना वर्बली। वर्बली किसको बोलते हैं, जैसे एक ओरली नहीं होता, ओरली, तो वर्बली यानी कि जो मुंबई के लोग हैं वो जो इंग्लिश बोलते हैं उसके अंदर क्या है, वर्ब का कोई यूज नहीं करते, डायरेक्ट बोलते, बिना वर्बली चलता सारा सौदा। ठीक है, यानी कि वर्ली मुंबई ये कहां पर, आपके महाराष्ट्र की जो लोक चित्रकला है उससे बिलोंग आपकी करती है। एक आपकी और भी पेंटिंग पूछी जाती है, आपकी कलामकारी जो पेंटिंग है आपकी, जैसे इसके अंदर ये पूछा गया ना वर्ली लोक चित्रकला, तो कलामकारी जो लोक चित्रकला है ये किस राज्य से बिलोंग करती है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आई हुई है। कलामकारी लोक चित्रकला बताओ भाई, कलामकारी लोक चित्रकला आया किसी का, ए ऑप्शन। हाँ, ये तो हो गया कलामकारी लोक चित्रकला, और बताओ। हाँ, कालीघाट भी है, वेरी गुड, एक कालीघाट भी है भाई, कालीघाट चित्रकला ये भी है आपकी। तो कलामकारी कहां से बिलोंग करती, कलामकारी करती है भाई आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से क्या है, कलामकारी लोक चित्रकला। इसको कैसे याद रखोगे, देखो कलाम से बन गया अब्दुल कलाम जी, कलाम से क्या बन गया अब्दुल कलाम जी, या फिर कलाम से बन गया कलम, कलाम से क्या बना कलम। और अंधा व्यक्ति है, अगर उसको अपने भाव व्यक्त करने हैं या फिर उसको मतलब कुछ भी चीज करनी है तो क्या वो कलम से सारी चीजों को करना प्रेफर करे, भाई उसको दिखता तो है नहीं, देखो सारी चीजें क्या है कलम से, ऐसे उसकी मन की भावनाओं को क्या कलम से कुरेद सकता है, और कलम की सहायता से क्या अंधा व्यक्ति भी उच्च पद के ऊपर जा सकता है। यानी कि कलामकारी चित्रकला कहां से बिलोंग करती है, आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। कालीघाट कहां पर, कालीघाट
आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी आपकी काली घाट भाई। इसको कैसे रखोगे, आपको पता देखो पश्चिम बंगाल आपका पड़ता कहां पर है, पश्चिम बंगाल देखो ये रहा, ये इधर आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहां पर, समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे तो आप लोगों को पता कि अक्सर क्या है, अक्सर समुद्र के किनारे आपको काली घटा देखने को मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो समुद्र के किनारे की आपको काली घटा यानी कि पश्चिम बंगाल आपका कहां पर है, काली घाटा की। ठीक है, इसके अलावा आपका एक बच गई पट्टचित्र। पट्टचित्र जो आपकी चित्र कला है आपकी, वो आपकी कहां से बिलोंग करती है, तो जो पट्टचित्र थी वो आपकी बिलोंग करती है ओडिशा से। कहां से बिलोंग करती है आपकी, ओडिशा से। कौन सी आपकी पट्टचित्र कला, इसको कैसे रखोगे, ओडिशा से पट्टचित्र। आप ये देखो भाई, आपने ऐसे क्या, ओडिशा पट्टचित्र। ठीक है, ओडिशा डीसा से मैंने क्या बताया, ओडिशा का मतलब क्या बता रखा है मैंने भाई, ओडिसी होले साइड में होले। ठीक है, पट्टचित्र भाई यहाँ पर क्या है, पटाने वाला चित्र है, साइड में होले, मादा को पटाने के लिए भाई नर तू क्यों बीच में आने लग रहा है। ठीक है, यानी कि पट्टचित्र किसकी, ओडिशा से बिलोंग करती है। चीजें आई समझ में। तो ये 3-4 टाइप की आपकी चित्रकला जो कि एग्जाम के अंदर आपकी आती ही आती है, तो ये आपकी पूछी गई थी। आगे चले, आगे चलो भाई। Which of the following medical plant can be used to treat blood pressure? मेरे हिसाब से ये प्रश्न किसी भी साथी ने नहीं पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के इलाज के लिए किया जा सकता है। रक्तचाप का मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी है, बीपी की रेंज कितनी होती है, 80 से आपकी 120 mmHg। Hg का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, इतने के बीच में आपकी बीपी की रेंज होती है। तो ये प्रश्न पूछा कौन से पौधे का उपयोग जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, अश्वगंधा, सर्पगंधा, बाबुल या तुलसी। बाबुल नहीं, बबुल आएगा। ठीक है, कौन सी चीज का प्रयोग है आपका बीपी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बताओ फटाफट से। सर फुल बैच लेना है लेकिन बाय मिस्टेक जिक्के का ले लिया, क्या करूं सोनू सरपंच। भाई सोनू सरपंच ईमेल पे कांटेक्ट कर ले भाई, या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, कर देंगे इलाज इस चीज का। ठीक है, हाँ वेरी गुड। सरपगंधा किसका, आकाश यादव, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही भाई, आकाश भाई का सरपगंधा भाई। सो सरपगंधा है, उसका प्रयोग क्या है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसको देखो याद कैसे रखो, देखो बीपी का मतलब क्या था, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता घटता कब है, जब आप कोई भी हैरानी वाली चीजें देख लो। ठीक है, या फिर क्या है, आप कोई भी मतलब कि डरावनी चीज देख लो। मान लो आपका बीपी लो आया हुआ है, या फिर मान लो आपका बीपी बहुत ज्यादा आया, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आपको अगर मैं सांप दिखा दूं, ठीक है, अगर आपको सांप दिखा दूं तो 2 मिनट के अंदर आपका बीपी नीचे आ जाएगा, डरते हुए भागोगे। सर्प का मतलब क्या गया, सर्प का मतलब सांप हो गया। ठीक है, आप क्या सांप को देख के क्या है, डरते हुए भागोगे, आपका बीपी 2 मिनट में लो आ जाए, यानी कि आपका बीपी तो कंट्रोल हो गया। रक्तचाप के इलाज के लिए किसका, सर्प यानी कि सांप का प्रयोग हुआ। दूसरी चीज, अगर आपका बीपी लो है और वो सांप किसी को डस ले तो आपको गुस्सा नहीं आएगा सांप पर, आपका बीपी बढ़ जाएगा। सांप तना मारे करके कैसे डस लिए, आप उसके लठ मारोगे। ठीक है, यानी कि क्या, सरपगंधा का मतलब क्या है, जो सांप है, सांप क्या आपका बीपी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, अब एक और चीज पूछी जाती है, जो बीपी को हम लोग मेजर करते हैं, बीपी को जो मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसका क्या है, सफिगमो मैनोमीटर। क्या है, सफिगमो मैनोमीटर। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। ठीक है, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सफिगमो मैनोमीटर, जिससे क्या है हम लोग यूज्ड टू मेजर बीपी, यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सफिगमो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। इसी टाइप से एक और नाम होता है जिसका नाम है सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफी नाम सुना, सीज्मोग्राफी ये किसके लिए यूज होता है, भूकंप को मापने के लिए। किसके लिए, भूकंप को मापने के लिए क्या है, सीज्मोग्राफ का यूज आपका होता है भाई। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, मेरे को ये बताओ, घुस गई सारे का। आगे चले, आगे देखो अगला क्या है। अगला प्रश्न है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। आयतन का मतलब समझ गए, यानी कि वॉल्यूम से। विच इज द लार्जेस्ट अट्रैक्टिव वाटर लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम की दृष्टि से है, यानी कि वॉल्यूम का मतलब समझ गए। देखो वॉल्यूम का मतलब समझते हो, वॉल्यूम का मतलब हो गया, जैसे मान लो हम यहाँ पर साइज की बात नहीं करने लग रहे। जैसे एक तो साइज, जैसे मान लिया ये मान लिया मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, वो इसका एरिया ज्यादा तो एरिया की दृष्टि से ये बड़ी होगी। एक मैंने मान लिया इसका एरिया सिर्फ इतना ही है लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। इसकी क्या गहराई, मतलब बहुत ज्यादा गहराई है। ठीक है, यानी कि क्या है, वॉल्यूम का मतलब है जिसके अंदर पानी ज्यादा आएगा, जिसके अंदर क्या पानी ज्यादा है। मतलब ऐसी झील बताओ जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पानी आता है, उस झील का नाम पूछा है। क्या हो गया रे इसका,
हरियाणा जी की क्लास 6-7। वोलर 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 विश्व राजपूत का वोलर वोलर नहीं, वोलर तो भाई ऑप्शन के अंदर ही ना। ये अपनी पूछा किसके वॉल्यूम की दृष्टि से पूछी है ना, ठीक है, वो वैसे पूछती तो बात है। तो इसका है बेकाल झील भाई। कौन सी आपकी बेकाल झील, जो कि क्या है बिना बात किसी का काल बन जाती है। बेकाल का मतलब, काल का मतलब हो गया जो बिना बात क्या किसी की मृत्यु का कारण बन जाती है। काल किसको बोलते हैं, जो किसी की मृत्यु का कारण बने, यानी कि ऐसी झील जो कि क्या बिना बात किसी के काल यानी कि मृत्यु का कारण बन जाती है, वही क्या वॉल्यूम यानी कि जो उसकी मतलब पानी की मात्रा उसकी दृष्टि से सबसे ज्यादा। अब ये मृत्यु का कारण क्यों बनती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरी है। अरे कोई चीज बहुत ज्यादा गहरी होगी तभी तो आप उसके अंदर डूबोगे। मान लो ये मैंने मान लिया भाई एरिया तो इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन गहराई इसके अंदर है नहीं, आप आराम से ऐसे खड़े हो गए ऐसे फोटो उतरवा सकते हो, तो आपके लिए काल थोड़े ना, ये आपके लिए मृत्यु का कारण थोड़े ना बनेगी। ठीक है, तो यानी कि क्या है बेकाल झील, यानी कि जो क्या बड़े बड़े लोगों का काल बन जाए, क्यों, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेकाल झील, जो कि क्या वॉल्यूम की दृष्टि से आयतन की दृष्टि से क्या है सबसे बड़ी झीलों के अंदर शुमार है। और ये बेकाल झील है कहां पर, रशिया के अंदर भाई। कहां पर, रशिया जो आपका रूस है, ठीक है, रशिया से रशियन, तो रशियन के अंदर जो आपका रशिया है, रशिया के अंदर क्या आपकी बेकाल झील आपकी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आ जाती है आपकी लार्जेस्ट, एक और है आपकी जो लार्जेस्ट जो लेक है, जो सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी, कैस्पियन सागर। लार्जेस्ट लेक पूछ ले, वैसे नॉर्मल पूछ ले तो वो कौन सी, कैस्पियन सागर। कौन सी आपकी, कैस्पियन सागर क्या आपकी सबसे बड़ी झीलों के अंदर शुमार है, कौन सी, कैस्पियन सागर। ठीक है, और कोई सी रह जाए, और आपकी अगर इंडिया के अंदर पूछ ले, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछ ले, ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछ ले, सबसे बड़ी और सबसे ताजे पानी की जो झील है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी वुल्लर। कौन सी हो जाए आपकी, वुल्लर। वुल्लर क्या है, वुल्लर से बनेगी आपका कुल्लर, यानी कि जो ठंडी ठंडी और ताजे पानी की जो झील है इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, वो कौन सी आपकी वुल्लर झील है, वो आपकी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी उसकी है ताजे पानी की। खारे पानी की पूछ ले हुए, तो खारे पानी जैसे ही मान लो आप खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, जैसे ही कि आप खारा पानी पियोगे आपकी क्या चिल्की निकलेगी, खारा पानी है, ठीक है, तो चिल्की से क्या बन गया आपका चिल्का झील। चिल्की से क्या बन गया, चिल्का झील। और चील क्या है, चील तो उड़ती है, यानी कि ओडिशा के अंदर कौन सी आपकी, ओडिशा के अंदर आपकी चिल्का झील है, जो कि क्या खारे पानी की क्या है सबसे बड़ी झीलों के अंदर आपकी शुमार है। ठीक है, एक और झील भी पूछ ली जाती है इसके अंदर, सुपीरियर झील आपकी किस देश के अंदर स्थित है, सुपीरियर झील। सुपीरियर जो आपकी झील है, लेक है, ये कौन से देश के अंदर आती है, तो सुपीरियर झील आपकी यूएसए और कनाडा के अंदर। कहां पर आपके, कनाडा। इसको कैसे याद रखो भाई, देखो व्यक्ति क्या है जो अपने भारत के लोग वो तेज बनने, सुपीरियर का मतलब तेज, वो क्या तेज बनने की कोशिश करने लग रहे हैं। ठीक है, वो क्या रोजगार, वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ हम दूसरे देश के अंदर जाएंगे, मजदूरी वहीं पर करनी है, तो वहां पर क्या है अब मजदूर नहीं कहलाएंगे क्योंकि हमको वहां पर कोई जानता नहीं। ठीक है, वो क्या है तेज बनने की कोशिश करते हैं, तेज बनने के चक्कर में किस देशों के अंदर जाते हैं, यूएसए और कनाडा के अंदर जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चले, आगे देखो क्या, किस विरासत स्थल की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है भाई, ये भी अच्छे लगा। देखो द्रविड़ शैली और वेसर शैली मैंने आप लोगों को बताया था, क्या क्या चीज शैली आपको समझाता हूं। जैसे एक होती है वेसर शैली और एक होती है द्रविड़ शैली। ये क्या मामला ये समझाता हूं। देखो द्रविड़ शैली उस शैली को बोला जाता है जो अपनी साउथ इंडिया की जो शैली है ना, ये आपको मैं समझाता हूं। आपको साउथ इंडिया के अंदर होती है मेनली, और ये होती है आपकी नॉर्थ इंडिया के अंदर, यानी कि उत्तरी भारत के अंदर, और ये साउथ वाली जो दक्षिणी भारत है वो, ये मेनली भाई मंदिरों से रिलेटेड शैली है। अगर आपका मंदिर जो वेसर किसको बोलते हैं, आपका जैसे मंदिर देखा हो आपने, अपना जो नॉर्थ इंडिया की तरफ जो मंदिर होते हैं उनका जो वो बनाते हैं ना, ऐसे जो गुम्बद सा होता है जो बड़ा सारा, ठीक है, वो कैसा ऐसा बना होता है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लगा लो इस टाइप से कुछ ऐसे बना होता है। ठीक है, और जो साउथ इंडिया ना, साउथ इंडिया में ऐसे पैड़ी सी बनी होती हैं, ये बन गया मंदिर का टॉप। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो शैली, इसको वेसर शैली बोला गया और इसको क्या बोला, इसको द्रविड़ शैली बोला गया। इस शैली को याद कैसे रखो, द्रविड़ का मतलब ऐसे दर्द दर्द ऐसे ऐसे मतलब खड्डे खड्डे हैं, प्लेन नहीं है। वेसर ये प्लेन है। ठीक है, तो यानी ये प्लेन, ये उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के मंदिरों का डिजाइन है। ये शैली का मतलब होता है डिजाइन, मतलब जैसे मान लो एक पैटर्न नहीं बनाते आप, भाई ये इस पैटर्न में, ये उस पैटर्न में, तो जो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिरों का पैटर्न हो कैसा वेसर है, साउथ इंडिया के जो मंदिरों का पैटर्न हो कैसा आपका द्रविड़ है। भाई ये पैटर्न आया आपके समझ में, कौन से राज्यों का पैटर्न कौन सा है। ठीक है, पैटर्न अगर आ गया तो उसके अंदर और कुछ भी समझने का नहीं है। एमपी विश्व राजपूत का बिल्कुल सही है भाई। सर सुदेश को अनब्लॉक कर दो, जिद्दी भाई पढ़ लेना है। सीईटी बैच में सीईटी क्लास की रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी। हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर क्या
रिकॉर्डेड तो होएगी, बताओ। गुरुजी हरियाणा सीईटी बैच 230 में दिखा रहा है पर पेमेंट के टाइम। हाँ भाई जाट, पेमेंट के टाइम 300 लिखा आएगा, लेकिन वहां पर एक नीचे अप्लाई कूपन नाम से छपा पाएगा, अप्लाई कूपन, ठीक है। उस कूपन के अंदर भाई कैपिटल अक्षर के अंदर जिक्के 70 कोड भर दे भाई, तब 230 में मिलेगा वो, ठीक है भाई। कैपिटल अक्षर में विदाउट स्पेस दिए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है सभी का भाई। अम्पी, आप लोगों को पता अम्पी है कहां पर? अम्पी आपका कर्नाटक के अंदर है। अम्पी कहां पर पड़ता है? आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और जो अम्पी आपका जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है, कर्नाटक आप सभी को पता ही है कर्नाटक कहां है, ये देख लो, ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक कहां पर पड़ता है? आपके साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है, ठीक है। और साउथ इंडिया की मैंने क्या बताई, साउथ इंडिया के अंदर कौन सी शैली है आपकी? साउथ इंडिया के अंदर द्रविड़ शैली। तो यही पूछा, द्रविड़ शैली वास्तुकला का उदाहरण कौन सा? अम्पी। अम्पी तो याद होगा, अम्पी कर्नाटक किसकी राजधानी थी? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। याद आया कुछ? हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था आपका? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो उसका क्या नाम था आपका? अम्पी है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का के यहाँ आपके, हरिहर और बुक्का आपके विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। कब स्थापना करी थी आपकी? 1336 ईस्वी के अंदर क्या भाई इसकी स्थापना करी थी। इनको याद कैसे करवाया था मैंने आपको? तेरी छाती पर, 1336 का मतलब तेरी छाती पर क्या है? हरि की कृपा से, यानी भगवान की कृपा से क्या हम लोग विजय को बुक कर देंगे। और इनकी राजधानी थी अम्पी। और यही क्या है, कर्नाटक के अंदर भी है वर्तमान के अंदर। और इसी के अंदर क्या द्रविड़ शैली का हमें देखने को मिली है। इसके अलावा एक मंदिर भी पूछा था, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर आपका कहां पर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भी आपका कहां पर? कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक जो राज्य, कर्नाटक राज्य के अंदर जो हम्पी नाम की जगह है, वहां पर कौन सा मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर कौन सा मंदिर आपका स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर आपका स्थित है। इसके अलावा किस मंदिर को, या फिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत बार आता है। किसको, किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, मजाक की बात नहीं है। तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको क्या है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना भाई ये है कहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर। इसके अलावा एक पर्सन और भी था, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, इसके मतलब कि मेकर्स कौन थे, मतलब किसने बनाया था? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। एक सेकंड को, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये जिसके जो मेन जो निर्माता थे, मतलब जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, डिजाइन कराया वगैरह वगैरह सारा कराया, ठीक है, वो किसने कराया था? तो वास्तुपाल भाइयों ने। किसने कराया था? वास्तुपाल भाइयों के द्वारा क्या है भाई, इसका मेनली निर्माण कराया गया था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड कुछ याद नहीं करना भाई। राजस्थान, दिलवाड़ा, हाँ भाई दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के अंदर। उड़ीसा, वेरी गुड भाई मोनू रेसर, वो उड़ीसा के अंदर है, वेरी गुड। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर आपका? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपका? राजस्थान में। इतनी चीजें दिमाग में घुसी, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गया। इसको ब्लैक पैगोडा, भाई देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य की रोशनी के अंदर होगी तो अपने आप ही ब्लैक पकोड़े बन जाओगे, ठीक है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आगे चले, अगला देखो, अगला क्या है? समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? समुद्री विमान सेवा मतलब कि पहले विमान सेवा तो थी, लेकिन समुद्र के अंदर भी आप क्या, मतलब कि यहां पर भी आपका, जैसे मान लो यार, अब अपना भारत देश है, भारत देश तो यार बहुत बड़ा है, तो इसका नीचे नीचे बड़ा हिस्सा ऐसे भी बहुत बड़ा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर समुद्र तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने पास लैंड बहुत ज्यादा मात्रा है। अब मान लो यहाँ पर ये पूरा बड़ा समुद्र, यहाँ पर एक छोटा सा मान लो आइलैंड है, इस आइलैंड के ऊपर भी एरोप्लेन उतर जाए, तो इस टाइप की जो सेवा, यानी कि समुद्र के अंदर भी क्या है, एरोप्लेन उतरने की एक तरीके से सेवा, ये कौन से, मतलब कि किस आइलैंड के द्वारा दी गई? सबसे पहली बार तो किसके द्वारा? अंडमान और निकोबार आइलैंड के द्वारा। इसको देखो याद कैसे रखो, क्योंकि अपने भारत के अंदर बस यही दो
2-3 आइलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, अरियान बैंड्स एंड यही, और कुछ नया नहीं यहाँ पर इधर, ठीक है। तो इनको देखो कैसे, देखो अंडमान और निकोबार। अब एरोप्लेन अगर आने लग रही है तो ये तो छोटे छोटे होते हैं आइलैंड, आइलैंड तो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, अपने केंद्र शासित प्रदेश अपना अधीन है, ठीक है। तो यानी कि अंडमान और निकोबार क्या बड़ा है भाई, इसके अंदर अंडमान भी जुड़ गया, निकोबार भी जुड़ गया, तो आपका क्या यहीं पर आपकी एरोप्लेन लैंड कर सकती है, ठीक है। क्योंकि ये तो लक्षद्वीप तो छोटा सा हो गया भाई, इसका तो इस तो द्वीप का भी लक्षण हो मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर अंडमान और निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार दो जने एक साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो एरोप्लेन को उठ सकते हैं, तभी तो एरोप्लेन को रुकवा सकते हैं, वरना कहां रुकवाएं। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि एक प्रश्न आता है कि भाई किन दो शहरों के बीच में, या अंडमान और निकोबार द्वीप शहर हैं जो, इनको अलग करने वाले चैनल का नाम बताओ। तो 10 डिग्री चैनल भाई, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये कोई वो रेडियो वाला चैनल ना समझ लेना, ना टीवी वाला चैनल, ये चैनल है भाई एक, जैसे बाउंड्री आपने ये सुनी, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, उसको किस नाम से, उसको रेड क्लिफ के नाम से बोलते हैं ना, रेड क्लिफ। अब वहां पर कोई लाल कलर की लाइन तो है नहीं, तो उसी टाइप से ये है अंडमान, ऐसे भाई ये समझाता हूं मैं आपको, ऐसे इस टाइप से छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, ऐसे 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 बीच में लाइन माननी हुई, अपनी ने माननी अपने आप, ये वास्तव में नहीं है, और इस टाइप से ये ऐसे द्वीप बने हुए हैं। ये ऊपर की साइड आपके अंडमान है, ठीक है, ये इस तरफ आपके निकोबार है, यहीं पर आपका पोर्ट ब्लेयर भी पड़ता है जो कि यहाँ की इनकी राजधानी है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो लाइन है इसी को 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, या 10 डिग्री चैनल किन के बीच में मिलता है, या अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली चीज का क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। ये जो देशों के ये हैं, ये तो मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। इतनी चीजें दिमाग में घुस गई, आगे चलो भाई। बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे भाई, बादामी या वातापी चालुक्य वर ओरिजिनली अंडर विच पावर भाई। अब ये जो बादामी या वातापी क्या थी भाई, ये राजधानी थी, क्या थी ये, राजधानी थी। अब जो चालुक्य जो वंश के शासक थे ना, जो चालुक्य जो वंश के शासक थे, इनके मतलब कि 2 तरीके के उस टाइम शासक थे। कुछ लोगों ने मतलब कुछ जो चालुक्य शासक थे उन्होंने बादामी को अपनी राजधानी बनाया, कुछ लोगों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। ये जगह का नाम है, ये राजधानियों का नाम है, ठीक है। क्या राजधानियों का नाम चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा है, ये राजधानियों के नाम आपके बनाए गए। तो अब ये थे भाई, ये प्रश्न पूछा भाई ये मूलतः किस शक्ति के अधीन थे, मतलब ये बादामी या वातापी जो चालुक्य वंश के जो शासक है, ये मेनली किस अन्य वंश के अधीन काम करने लग रहे थे, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये मेनली किसके भाई, आपके कदम्ब जो वंश आपका, जो कदम्ब जो वंश आपका, इस वंश के अधीन क्या थे भाई, ये काम करने लग रहे थे। ये अभी अभी जो CHSL का पेपर हुआ है ना, उसके अंदर भी ये प्रश्न आया, CHSL 2024 की जो आपकी 3rd शिफ्ट थी फर्स्ट डे की, उसके अंदर भी ये प्रश्न देखने को मिला। क्योंकि CHSL SSC CHSL है, इसका पेपर भी तो आपके TCS ही कंडक्ट करवाती है, तो उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था आपका। तो आपके जो बादामी या वातापी चालुक्य है, ये मूलतः किस शक्ति के अधीन है, कदम्ब जो वंश थे भाई उससे बिलोंग करते थे। और ये आपका NTPC के अंदर भी आया था, जो कि 2021 के अंदर हुआ था भाई। मास्टर जी तारीख सोच समझ के बनाना, कौन सी तारीख सोच समझ के बनाऊं? सरकारी गुंडा नुकवा है सर, आप SSC GD का क्यों नहीं करवा रहे भाई? तू ये बता, तेरे को एक चीज पूछता हूं, SSC GD की या ये जो मैं करवाने, ये जिक्के अलग है क्या? सोच एक बार, दिमाग से सोच, अलग है ये? नहीं है ना। SSC का पेपर भी TCS कंडक्ट करती है और आपका रेलवे का भी TCS करेगी, प्रश्न तो सेम है, पढ़ लो ना भाई। काहे इस चीज़ के अंदर दिमाग घिसाते हो कि GD का अलग से करवाओ, TC उसका अलग से करवाओ, सेम है भाई, कुछ अलग नहीं है। आगे चीज समझ में। अब ये जो कदम्ब वंश है, इसके बारे में हम लोग चीजें पढ़ते हैं। जो कदम्ब वंश है, ये मेनली भाई जो कर्नाटक का जो वन जो क्षेत्र था ना, कर्नाटक का एक तरीके से कर्नाटक का वनवासी वंश था भाई, ये वनवासी वंश था। वनवासी वंश का मतलब भाई ये जो वंश के जो लोग थे आपके कदम्ब के, ठीक है, ये क्या थे, ये वनों के अंदर रहते थे मेनली, और वहीं से अपना शासन, जैसे आपने आदिवासी देखे हुए, आदिवासियों की तरह क्या है, ये अपना शासन चलाते थे भाई। आगे चीज समझ में। चालुक्य तो इसके बाद में उभरे थे, ठीक है, लिख देता हूं सेकंड पॉइंट बना के। चालुक्य तो क्या है, चालुक्य तो भाई बाद में उभरे थे, चालुक्य बाद में उभरे थे, उभरे बोल लो या फिर निकल के आए थे, या
निकल के आए थे। कब, किसके बाद में? आपका जो ये कदम्ब वंश है इसके बाद में निकल के आए थे। आगे चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इसको देखो याद कैसे रखोगे, मैंने क्या बताया, जो वातापी या जो बादामी चालुक्य है, अब जो बादाम खाता है ना और जो ज्यादा बात करता है वो क्या है, वो कभी भी किसी के कदम्बों के अंदर पड़ के नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बादाम खाएगा दिमाग चेंज होगा। आदमी कदम किसी के भी कदमों में कब पड़ता है, जबकि उसका दिमाग कम काम करता है, तब वो कदमों के अंदर जाके पड़ता है। जब उसका दिमाग अगर प्रॉपर काम करेगा, प्रॉपर बादाम खाएगा, ठीक है, तो वो किसी के कदमों के अंदर पड़ेगा ही नहीं, पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इनकी बादामी या जो वातुप्य चालुक्य है ये मेनली कौन से कदम्ब वंश हैं, इनके अंडर काम करते थे। चीजें दिमाग में घुसी, याद कैसे रखोगे भाई, क्योंकि जो बादामी या वातापी जो बादाम या बादाम खाता हो क्या है, उसको कभी भी किसी के कदमों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट क्या आपका, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया था? ये भी अच्छे लगा। मोहम्मद यूनुस करंट अफेयर वगैरह वगैरह या फिर न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ते होगे ना तो भी नाम से आपको कुछ याद आएगा, सोचो दिमाग में। मोहम्मद यूनुस, अखबार पढ़ते हो आप लोगों ने, रिसेंटली नाम सुना होगा, नाम तो क्या घटना सुनी होगी कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होगी, सुनिए घटना, सभी साथियों ने सुनी होगी। तो अब जो वर्तमान में जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना, कौन बना है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इतने पुराने हैं 1983 तक के। जो शेख हसीना थी बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री थी, उनकी छुट्टी कर दी थी, ठीक है, अब ये बने हैं बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री। ये क्या मामला आपको समझाता हूं। तो 1983 के अंदर भाई इन्होंने मेनली एक बैंक की स्थापना करी, जो कि कहां पर था आपका, जो कि बांग्लादेश के अंदर इन्होंने क्या है, इन्होंने बांग्लादेश के अंदर क्या है, एक बैंक की स्थापना करी मोहम्मद यूनुस ने 1983 के अंदर। उस बैंक का नाम पूछा है, उस बैंक का नाम था ग्रामीण बैंक भाई, ठीक है। इन्होंने मेनली जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास के लिए इस बैंक की स्थापना करी थी, ठीक है। ये बैंक था क्या, आपको समझाता हूं। ये मेनली एक तरीके से माइक्रो फाइनेंस बैंक है। कौन सा आपका? माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये माइक्रो फाइनेंस क्या चीज होती है ये भी समझाता हूं। यानी कि ऐसा बैंक जो कि बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ गिरवी रखे आपको कम ब्याज दर पर लोन दे दे, कम ब्याज दर पर, कम ही लोन देगा, ज्यादा नहीं देगा, कम ही लोन देगा। जैसे आपको समझाता हूं मैं, जैसे इन्होंने इस बैंक की स्थापना करी जिसको ग्रामीण, यानी देखो आप लोगों को पता ज्यादा गरीबी आपकी कहां पर फैली हुई, ग्रामीण एरिया के अंदर, क्योंकि शहर के अंदर तो वो व्यक्ति रहेगा जिसके ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है, वही व्यक्ति शहर के अंदर रहेगा। तो ज्यादा गरीबी कहां पर फैली हुई है? गांव के अंदर फैली हुई है। तो गांव के अंदर ज्यादा गरीबी फैली तो क्या है, तो यानी कि वहां पर क्या है भाई, लोग आगे बढ़ सके। इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने क्या है, एक बैंक की स्थापना करी बांग्लादेश के अंदर, एक ग्रामीण बैंक, जिसकी 1983 के अंदर इन्होंने स्थापना करी। इस बैंक ने क्या किया कि ये जैसे मान लो किसान है, किसान को कोई खाद बीज लेना है, कुछ भी लेना है, तो बिना कुछ आपको मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना, आपको अपनी जमीन वगैरह कुछ गिरवी नहीं रखनी, बिना गिरवी रखे आपको कम अमाउंट के अंदर ब्याज पे लोन देगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको कम अमाउंट का, जैसे लाख 1.5 लाख का लोन दे दिया, या फिर 50-60 हजार रुपए का लोन दे दिया, और आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ही कम होगा, नाम मात्र। और जब आपकी फसल हो जाए तब उसका पैसा चुका दो, ना चुकाओगे तो बॉडीगार्ड आएंगे, गोभी खोद के चले जाएंगे। तो इस टाइप के जो बैंक है, उस बैंक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आपकी मोहम्मद यूनुस के द्वारा। और इसी के लिए साल 2006 के अंदर क्या है, साल 2006 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति में नोबेल, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्या है, इनको सम्मानित किया गया। क्यों किया गया भाई? एक तरीके से इन्होंने देश के अंदर शांति स्थापित करी है। अब लोग क्या, अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मात्रा में पैसा मिल जाएगा खेती करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज थी ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1983 के अंदर भाई, ठीक है। आगे चले, अगला देखो क्या है। अब तक का सबसे निकटतम बोना ग्रह कौन सा, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है? ये समझाता हूं मैं क्या। देखो बोना का मतलब तो आप समझते हो, जो कि अब तक का सबसे छोटा ग्रह है, डवार्फ भी बोल देते हैं, ठीक है। बोना का मतलब तो समझ गए, जो अब तक का सबसे डवार्फ या सबसे छोटा जो ग्रह है उसको बोला गया है। अब तक का सबसे निकटतम बोना ग्रह कौन सा, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है। यानी कि ये मान लो ये सूर्य है,
ये आपकी पृथ्वी है, और इसकी जो दूरी है, इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है, इससे केवल 2.8 गुना, यानी कि यहां पर मान लो, जैसे मान लो इसकी दूरी 1 है, तो यहां पर यानी कि 2.8 गुना जो दूरी है यहां पर परिक्रमा करने लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्रह का नाम पूछा जो कि सबसे बोने ग्रह के अंदर शुमार है। आप देखो इन ग्रहों के अंदर आपको कौन सा नाम है सबसे अलग दिखाई देने लग रहा है, जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, वही इस प्रश्न का आंसर है। बताओ फटाफट से। वेरी गुड भाई, किसका? अहिरानी पलक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। राम राम सर जी, रोहनाथ से आज मेरा बर्थडे है गुरुजी, हरियाणा दिवस पर ही। पूनम स्वामी को भाई जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के टाइम में माइक्रो फाइनेंस का कोई काम नहीं है भाई। आज के टाइम में तो अगर माइक्रो फाइनेंस खोल के ऋण दे दिया ना, ब्याज भी पैसे दे दिए, कुछ वापस नहीं आना। आज के दिनों में तो बैंक का अंदर पीछे सुरक्षित करने, उससे ना पाड़े ले जाए हैं, एटीएम मशीन ना नए। तो अब देखो क्या सबसे बोना ग्रह की बात करने लग रहे, तो ये था आपका सेरस। कौन सा था आपका? सेरस। नाम तो शेर वाला था, सेरस से बन गया आपका शेर, पर नाम तो क्या था? शेर वाला था, लेकिन क्या सबसे बोना था, सबसे बोना शेर। आप इसको ऐसे देखो, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े ग्रह, अपनी पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह है और इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, ठीक है, और उन ग्रह के अंदर क्या सबसे छोटा है, यानी कि अब अगर शेर अपनी धरती के ऊपर सबसे बड़ा है, अंतरिक्ष के अंदर चला जाएगा तो क्या सबसे छोटा ही होगा, ठीक है, सबसे बड़ा तो नहीं होना। यानी कि सेरस क्या सबसे आपका बोना ग्रह है, जो कि जितनी दूरी धरती से आपकी सूर्य के बीच में है उससे 2.5 गुना, 2.8 गुना ज्यादा दूरी पर ही आपका सेरस ग्रह आपका स्थित है। इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, पहले बताने लग रहा हूं, अड़के मत लेना, ठीक है। और ये मेनली है कहां पर? ये आपका जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह और जो आपका बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में आप लोगों को पता है एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। बेल्ट आपको दिखाता हूं, बेल्ट इस टाइप से एक बेल्ट है, यानी कि इसके अंदर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पत्थर हैं इन दोनों ग्रहों के बीच में, ठीक है। एस्टेरॉइड्स की ऐसे बेल्ट बनी हुई है। मान लो एस्टेरॉइड्स का मतलब तो समझ गए, जितने भी ये पत्थर से होते हैं ना आसमान के अंदर, आप देखो एस्टेरॉइड आ गया, ठीक है, चट्टान पड़ गई, पत्थर आ गया, तो वो एस्टेरॉइड्स है। तो एस्टेरॉइड की बेल्ट कहां पर? मंगल और बृहस्पति के बीच में। और ये जो बेल्ट है ना, इसी बेल्ट के बीच में क्या है? ये आपका सेरस ग्रह है, शेर है, इतने ज्यादा पत्थर के बीच में आराम तन दुबक की बैठा है, ठीक है। तो सेरस ग्रह कहां पर? आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट है आपकी पत्थरों की, वहां पर आपका सेरस ग्रह है। और इसकी सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में जितनी डिस्टेंस उसकी 2.8 गुना है, और ये सबसे बोने ग्रहों के अंदर शुमार है। आगे चीज समझ में, आगे चलें, आगे चलो भाई। 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे? ये प्रश्न भाई करंट का है, और ये प्रश्न मैं आपका रेलवे एनटीपीसी में से नहीं लेके आया, ये मैं लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल के अंदर से। एसएससी सीएचएसएल का जो 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर से प्रश्न ले गए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रेलवे का जो पेपर कौन करवाएगी, रेलवे का पेपर आपका टीसीएस करवाएगी, ठीक है। और एसएससी सीएचएसएल का पेपर भी कौन करवाती है? टीसीएस करवाती है। तो आपका क्या है भाई, अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर का प्रश्न जब रेलवे इसने टीसीएस ने एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछ लिया, तो आगे भी तो आ सकता है, आपका रेलवे के अंदर भी आ सकता है। तो इसलिए मैं करंट का लेके आया। तो विजय गोखले, एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंखला या फिर आपका विनय खन्ना। तो आपके जो हर्षवर्धन जो श्रृंखला है, ये क्या है भाई, इन्होंने मेनली जो G20 का जो शिखर सम्मेलन था, इसके मेन जो समन्वयक थे, मतलब मेन जो आपके हैंडल करता थे, वह जिन्होंने सारे प्रोग्राम का एक तरीके से आयोजन करा, भाई कहां पर क्या चीजें होंगी, कौन कहां पर रुकेगा, कौन कहां पर, तो सारी चीज की जो हैंडल करता थे, जो मेन हेड थे, वो कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंखला। इसको कहते हैं, हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्ष का मतलब जो खुशी हो गया, उल्लास हो गया, अपने अंदर जो एक अच्छी भावना है वो, ठीक है। हर्षवर्धन श्रृंखला क्या है भाई, आपके जो अपना देश के जो मतलब कि एक तरीके से क्या अपने देश के अंदर जो भी मेहमान, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के अंदर क्या है, अलग अलग जो 19-20 जो देश हैं, अलग अलग 19 से 20 देशों का क्या है, ये एक ग्रुप है कि वो देश आपस में मिलकर क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई भी और मामले हो गए, उनके ऊपर आपस में मीटिंग करते हैं। तो हर्षवर्धन श्रृंखला ने क्या भाई, जब अपने देश के अंदर यहाँ पर पिछली बार मीटिंग हुई, वसुदेव कुटुंबकम पड़े उसका मेन टाइटल था, तो उस टाइम कहते हैं हर्षवर्धन ने अपने देश का हर्ष बढ़ाया, अपने देश की खुशी बढ़ाई। और विदेशी जो हमारे देश के अंदर मेहमान बन के आते थे, जैसे अमेरिका से आया था कोई कहीं से आया था, तो उन देशों की भी क्या है, हमारे देश के अंदर क्या है, वैल्यू बढ़ाई, यानी कि खुशी बढ़ाई, अपने देश की भी वैल्यू उन देशों की नजरों में ऊपर बढ़ी। यानी
यानी हर्षवर्धन श्रृंखला। करंट का प्रश्न डायरेक्ट याद रह जाएगा। आगे देखो गला क्या आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? बहुत बार करवा चुके हो मेरे हिसाब से, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और अभी भी अगर कोई साथी गलत करता है तो भाई इस चीज का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। आप लोग फेल होना आप लोगों का निश्चित है। बता दो भाई, शिमला, खासी, अनाईमुड़ी या महेंद्रगिरी, कौन सी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत बार बता चुका हूं। अनाईमुड़ी कहां की है? अनाईमुड़ी आपकी पश्चिमी घाट की है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? अनाईमुड़ी। इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि पश्चिमी घाट आप ये समझो भाई, सूरज पूर्व दिशा से निकला, पश्चिम दिशा के अंदर जाके छिपा, और पश्चिम के अंदर जाके जब सूरज छिपेगा तब क्या है भाई, उसकी गर्दन नहीं मुड़ेगी। आप मान लो सूरज छिपने का मतलब क्या? सूरज एक तरीके से धरती के अंदर छिप गया, यानी सूरज अगर ऐसे छिपेगा तो उसकी ऐसे गर्दन थोड़े ना कट जाएगी, सूरज तो ऐसे कैसे डूब जाए, यानी कि अनाई मुड़ी, यानी कि जो नाई है नाड़ी ये मुड़ेगी नहीं भाई, पश्चिमी घाट है, पश्चिम दिशा के अंदर, ठीक है। महेंद्रगिरी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ये क्या? ये आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम आपका? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। खासी कहां पर? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुकी है। एक सेकंड को चार्जिंग पे लगा दूं। खांसी ऐसे जब आप खांसते हो तो क्या थूक के छिट्टे लगते हैं? ठीक है, यानी थूक के छिट्टे लगते हैं, यानी थूक के छिट्टे मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे बारिश आ गई हो, ठीक है। यानी बारिश सबसे ज्यादा कहां पर आती है आपकी? मेघालय के अंदर। कौन सी जगह पर? मासिनराम के अंदर। तो मासिनराम है जो आपका, मासिनराम आपकी किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ये एग्जाम के अंदर आता है। तो खासी पहाड़ियों से कौन सा आपका? मासिनराम। गारो, खासी, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, एक और नाम था, 3 टाइप की पहाड़ियां इनसे घिरा हुआ है मासिनराम, ठीक है। मासिनराम क्या है? दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह जहां पर क्या है सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मासिनराम बोलते हैं। सबसे ज्यादा बारिश दुनिया की एकमात्र जगह है, ठीक है भाई। ये चीज याद रखनी है, आसान सा था, इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ भी मुश्किल नहीं था, पहले करवाया हुआ है। अन्नू जाटनी यूपी। तेरा सर यहाँ कोई पढ़ता भी है या ऐसे ही बात करते हैं सब? अन्नू जाटनी, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, टाइम पास करने वाले टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई अगर टाइम पास करने लगे रहा, बातें मारने लगे रहा, आप काहे कमेंट पढ़ते हो भाई? कितनी बार तो बोले आप तो कमेंट को ऑफ कर सकते हो, कमेंट को ऑफ करो, क्लास के ऊपर फोकस रखो, क्यों कमेंट देखने लग रहे हो? कोई पढ़े ना पढ़े टाइम पास करे, आपको क्या मतलब है? आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए ना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आपका क्या कमेंट है? ये कौन है? ये हरिओम, मेरे को बताओ, अभी ब्लॉक कर देंगे। मेरा तो मानना यही है भाई कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान करो, चाहे कोई कुछ कमेंट करे जाओ, तुम ध्यान ही क्यों देते हो? मैं देख लो यार, मैं ध्यान नहीं देना देता है, काम का कमेंट उसना पढ़ो बस, और अपना फिर पढ़ाओ। कितने क्वेश्चन रह गए जी भाई? मैंने दिखा कौन इसका कमेंट? क्या गला गिरा है? एक सेकंड रुकियो रहे। हो आज भी पटाखे फोड़ने लगे रहे हैं भाई। देखो भाई, क्वेश्चन इसके बाद रह गए, एक सेकंड रुक जाओ, 3 प्रश्न हो रह गए भाई इसके बाद। देखो भाई, तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूबल सॉलिड्स बाय डिसॉल्विंग देम इन सुटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन लोअरिंग द टेम्परेचर स्लोली इज कॉल्ड। इसके अंदर देखो प्रश्न क्या दे रखा है, ये जो 11th 12th क्लास में जो बच्चे होते हैं ना वो कर देते हैं। ये होता क्या है देखो, अब मान लो कि कोई भी एक मिक्सचर है, ये आपने बाउल ले लिया, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर का मतलब मान लो मैंने इसके अंदर क्या चीनी मिला ली, ये क्या है? ये आपका पानी है, पानी और चीनी का क्या है? इसके अंदर मिक्सचर है, पानी है, पानी के अंदर क्या मैंने चीनी मिला रखी है। अब ये प्रोसेस क्या है, यानी कि भाई मैंने कोई भी लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मैंने चीनी मिला दी। चीनी क्या है? सॉलिड के अंदर ही आती है चीनी, तो आपने सॉलिड फॉर्म में देखी हुई चीनी के दाने, तो यानी दे के रखा है मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ सोल्यूबल सॉलिड बाय डिसॉल्विंग देम इन सुटेबल हॉट सॉल्वेंट। और मैंने मान लिया ये जो मिक्सचर है, मैंने आपको इसको ओट कर दिया, यानी कि नीचे जो आग की जो फ्लेम्स है वो लगा दी और ये मिक्सचर ओट होने लगा। ओट होने के बाद जब ये उबल जाएगा ना, जब इसके अंदर जो उबाल आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद यहाँ पर नीचे क्रिस्टल बन जाएंगे, ऐसे क्रिस्टल, जैसे जो चीनी के दाने होते हैं ना, चीनी के दानों की तरह क्रिस्टल बन जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कट गया
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है जो आप क्रिस्टल की जो उत्पत्ति करते हो किसी लिक्विड को गर्म करके उसको ठंडा करके, आप घर के अंदर करके देख लेना। आपके घर में जैसे पानी है, पानी के अंदर चीनी को घोलो, गर्म करो, गर्म करने के बाद फुल उबाले मार दो, उसके बाद क्या उसको ठंडा करो, इमीडिएटली ठंडा करो, उसके बाद उसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी को यानी कि क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि क्रिस्टल यानी कि जो आपके जो चीनी के दाने एक तरीके से, उसी को क्या क्रिस्टलाइजेशन के नाम से इसके अंदर जाना गया है। चीजें आई समझ में नहीं आई? सब्लिमेशन किसको बोलते हैं बताओ? ए वेरी गुड भाई। अरे भाई दो यार पता कौन यार, कल दिवाली जायली भाई वहां ना, तो कल बनाई थी सारा देश ना। आज 1 तारीख हो गया, आज कड़क दिवाली है। सरकार ने 31 तारीख की दिवाली मानी, सरकारी छुट्टी 31 तारीख की भाई। ये बेरा ने आज कुकर गुरुजी अपनी बुलेट दे दो 2 महीने खातर भाई। अपना पास बुलेट है कौन भाई? अभी रख दे कौन ही, मैंने बेरा ने मांगनी है, आओगे रखना बंद कर रखा बिना। तो देखो भाई, अब जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? ये फ्रैक्शनल को काट देना, डायरेक्ट सब्लिमेशन आएगा। सॉलिड चेंज, जो सॉलिड है, जैसे कोई भी सॉलिड चीज मान लो चीनी है, चीनी डायरेक्टली आपकी गैस के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, आपकी वो लिक्विड के अंदर चेंज हो ही ना, यानी कि सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, उसको बोलते सब्लिमेशन। चीज आई समझ में? सब्लिमेशन किसको बोले? यानी सॉलिड आपका डायरेक्ट क्या गैस के अंदर चेंज हो जाए विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो बिना डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज हो जाए। चीजें घुसी दिमाग में। आगे चलें, आगे देखो गला क्या आपका। भारतीय त्योहार होली प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में आता है बताओ भाई? होली है प्रत्येक वर्ष किस ऋतु के अंदर मनाया जाता है? मेरे हिसाब से अब जो प्रश्न आएगा आगे वो जरूर आएगा आपका होली से रिलेटेड। इन विच सीजन, क्योंकि आगे होली अपकमिंग त्योहार है। इन विच सीजन डज द इंडियन फेस्टिवल होली फॉल एवरी ईयर? कौन से सीजन के अंदर आता है? शरद ऋतु, शरद यानी कि जो सर्दियों वाला मौसम, क्या सर्दियों में होली आती है? ग्रीष्म गर्मियों में आती है? नो। वर्षा ऋतु में होली आती है? नो। बसंत ऋतु एक ही बचे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो यार। यानी कि बसंत ऋतु के अंदर क्या है आपका होली का फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। इसके अलावा ये भी आता है बहुत बार हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर होली का जो महीना है वो मतलब कौन से महीने को बोला जाता है? तो होली के महीने के अंदर क्या है, आप लोग किसकी डिमांड करते हो कि हो भाई मैंने इतने साल मेहनत करी है, ठीक है, और ये आज ये मेरे हाथ में लगी और मैं इसके गालों के ऊपर रंग लगाना चाहता हूँ। यानी कि आप फल की आस में रहते हो, ठीक है, मुझे अच्छा सा फल मिल जाए। यानी कि फाल्गुन के महीने के अंदर क्या है भाई आपका हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। किस महीने के अंदर? फाल्गुन के महीने के अंदर। दशहरा आपका भी अभी दशहरा गया रिसेंटली, आप सभी को पता। दशहरा फेस्टिवल कौन से अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर? कार्तिक महीने के अंदर। इसको कैसे याद रखो? देखो कार्तिक से बढ़िया कार तक। और जो दिवाली दशहरा उस टाइम क्या इतने पटाखे बजाए जाते हैं, इतने बम बजाए जाते हैं कि मैं अपनी कार तक भी नहीं भाग के जा सकता भाई। ठीक है, अगला देखो अगला क्या है। वेड्डा किस देश के पारंपरिक वनवासी हैं? वेड्डा बताओ भाई। वेड्डा है ये कौन से देश के पारंपरिक वनवासी हैं जो भोजन की तलाश करते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में घनिष्ठ समूहों के अंदर रहते थे? तो ये प्रश्न पूछा भाई, वेड्डा है ये किस देश के पारंपरिक वनवासी हैं? ये वन के अंदर रहते हैं जो भोजन की तलाश करते हैं, ठीक है, शिकार भी करते हैं और जो जंगल है जंगलों के अंदर गुफाओं के अंदर ही ग्रुप बना के रहते हैं। तो ये किसके हैं? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? कौन से देश के हैं भाई बताओ? तो देखो इसको कैसे याद रखोगे? जब भी क्या है आप ज्यादा भोजन की तलाश में ज्यादा जंगलों में हंडोगे ना, आप क्या ज्यादा मात्रा के अंदर अगर जंगलों के अंदर घूमोगे तो आपकी लंका जरूर लग जाएगी। कोई ना कोई शेर चित्ता चत्ता गया ना, 2 मिनट में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देगा, बेरा कौन पटा कब नोटिफिकेशन आया और कब गया। ठीक है, यानी कि क्या आपकी लंका लगनी निश्चित है जब क्या है अगर आप क्या है ज्यादा जंगलों के अंदर रहोगे। यानी कि जो पारंपरिक वनवासी यही है, वनों के अंदर रहते, जंगलों के अंदर गुफाओं के अंदर रहेंगे। और आपको पता है यार जंगल के अंदर जीवन जीना इतना आसान थोड़े ना है। अगर आप जंगलों के अंदर गुफाओं के अंदर रहोगे तो आपकी क्या लंका लगनी निश्चित है, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी कि श्रीलंका में। अगला देखो अगला क्या है। कौन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंधित नहीं है? औद्योगिक नीति आपको पता ही है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आती। पहली बार औद्योगिक नीति आई कब थी? 1956 के अंदर आई थी। तो कौन सा पॉइंट इससे संबंधित नहीं है? यह पहली पंचवर्षीय योजना का आधार बना, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना, तीसरी पंचवर्षीय भाई
इसने प्रश्न वाला ने गलत ऑप्शन छाप दिए हैं, आपको बताता हूं। इसके अंदर गलत पूछा जाए कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी की, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। ये आपका इसका गलत पॉइंट है भाई, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का है, आधार नहीं बना था। सॉरी, दूसरी का नहीं, तीसरी का आएगा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या है, आधार आपका नहीं बना था, ये इसका सही आंसर आएगा। लेकिन ये दो इसने अपनी मर्जी से बना दी, कैसे बनाए हैं पता नहीं भाई, कुकर गलत कर दिए इसने, मैंने तो दूसरे बताया का दिमाग कितने होगा टाइपराइटर का। ये था क्या, आपको बताता हूं। ये औद्योगिक नीति 1956 के अंदर आई थी। इस नीति के तहत क्या था, ये मेनली जो उद्योग धंधे है ना, जो फैक्ट्री वगैरह है, उनसे रिलेटेड थी। ये नीति का मतलब होता है इनसे रिलेटेड एक योजना थी। इस योजना के अंदर बताया गया था जैसे जो आपके फैक्ट्री जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों को आपके जो औद्योगिक जितने भी धंधे हैं, औद्योगिक धंधों को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया था भाई। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी भाई, 3 श्रेणियों में बांटा गया था भाई। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी भाई, ये 3 श्रेणियां थी। जैसे मान लिया आपके जैसे 3 कैटेगरी थी ए बी सी। जैसे पहली कैटेगरी के अंदर होंगे ओनली सरकारी कंपनी, ओनली सरकारी कंपनी, ठीक है। बी कैटेगरी के अंदर होंगी सरकारी प्लस प्राइवेट मिक्स, और थर्ड के अंदर होंगी ओनली प्राइवेट। तो इस टाइप से क्या आपकी 3 टाइप की कंपनियों के अंदर उद्योग धंधे बांटे गए। यानी कि कैसे, जैसे मान लो कि कुछ जो उद्योग धंधे हैं, जैसे मान लो आपके कोई भी बिजनेस लगा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो बिजनेस है, यानी कि उद्योग है एक डालता, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब नू तो है कोई कितने भी गली में बन जाए, फैक्ट्री वगैरह बहुत सारा सिस्टम लगाना पड़ा, तो क्या वो सिर्फ सरकार ही कर सकती है उसको, उसका संचालन। यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे जो सिर्फ सरकार के हाथ में है, बहुत सारे जो सरकार प्लस प्राइवेट दोनों की सहायता से, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, सरकार और प्राइवेट दोनों के मिक्सचर से चल रहे। सी है प्राइवेट टाइप के धंधे, जो कि क्या है सिर्फ प्राइवेट कंपनियां सिर्फ वो करती हैं। तो इस टाइप से 3 कैटेगरियों के अंदर उद्योग धंधों को बांटा गया। ये भी औद्योगिक नीति के अंदर था भाई। दूसरा आपका पॉइंट क्या था, आपका ये पहला पॉइंट था औद्योगिक नीति 1956 के तहत। दूसरा पॉइंट था भाई उद्योग धंधों के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया, ठीक है। ये उद्योग धंधे, उद्योग जो धंधे हैं, उद्योग के लिए लाइसेंस कंपलसरी भाई। लाइसेंस को क्या है, कंपलसरी कर दिया। यानी कि अगर आपको कोई भी फैक्ट्री खोलनी है, पहले ये लाइसेंस वगैरह सिस्टम नहीं था, अगर आपको कोई भी फैक्ट्री खोलनी है तो आपको क्या है भाई, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो थे 2 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 1956 की उद्योग धंधों की पॉलिसी, ठीक है। और ये इसके अंदर थे ऑप्शन के अंदर, इसने पता नहीं कैसे लगाए थे, मैंने लिख के भी दिए थे कि पहला ऑप्शन तो ये था उद्योग धंधों को श्रेणियों के अंदर बांटा गया था। दूसरा पॉइंट ये था उद्योगों के लिए लाइसेंस कंपलसरी। तीसरा ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। चौथा और कुछ था, ठीक है। तो ये आना था भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि क्या है आपके ये 2 पॉइंट थे, ये आपके सही थे 1956 की औद्योगिक नीति से रिलेटेड है। अगला देखो, अगला क्या आपका, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। सभी को पता है, बहुत बार करवा चुका हूं। कर्नाटक, नाटक क्यों कर रहा है, और नाटक कौन करता है, बंदर करता है। नाटक करता कौन है, बंदर करता है। तो नाटक क्यों कर रहा है, बंदर, पुरंदर। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, बहुत बार करवा चुका हूं, पुरंदर दास। तो कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, पुरंदर दास। याद कैसे रखो, मैं नाटक कौन करता है, कर्नाटक। कर्नाटक से बना कर प्लस नाटक। मैं नाटक कौन करता है, जो बंदर है। बंदर क्या है, बंदर आपका नाटक करता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास। रेलवे के जो PYQ है भाई, इंपॉर्टेंट मेरी दृष्टि के अंदर, वो मैंने आपको करवा दी है। आज की क्लास नंबर 7 थी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इन प्रश्नों की ये वाली जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, @J छोटे अक्षरों में RJT टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,91,000 सब्सक्राइबर पाऊंगे, मेरी फोटो लगी पाओगे। इसके अलावा अगर आपको इसी क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या फिर आपको रेलवे की टेस्ट सीरीज RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, तो आप अपना जो ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, उधर जाके आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज तो मिलेगी टेस्ट सीरीज के सेक्शन में, और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे कोर्स के सेक्शन में। आपको मिल जाएगा रेलवे के हैंड रिटन नोट्स के नाम से स्पेशल, ठीक है। वहां पर आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, एज इट इज आप डायरेक्ट प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो। इसी क्लास का सारा एज इट इज मटेरियल जो मैंने लिखा आपको लिखा मिल जाएगा हिंदी में, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाए जाओ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। दूध दाद पी के सो जाओ फटाफट, ठीक है। कल फिर मिलेंगे रात को 8 बजे। सर वो सी है, कौन सा है, सी है, 7 करोड़ का नुकसान बाली को दबाने से, ठीक है भाई। ओके भाई, सो जाओ।